सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन। इंग्लिश में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेसन 3 है। तो ये विद्युत रसायन क्या है आप लिख सकते हैं, बोल देते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन तथा विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहा जाता है। देखिए विद्युत रसायन क्या है, हम आपको समझा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से 2 बात पढ़ना होता है। पहला बात रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन, और दूसरा बात विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जरा ध्यान से समझिएगा, हम आपको डिफिनीशन में यही चीज़ लिखवाए हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन दोनों बातों का अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें मुख्य रूप से इन्हीं 2 बिंदुओं के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? पहला बात पढ़ना है रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप बैटरी वगैरह पढ़ेंगे, तो बैटरी में क्या होता है? रसायन होता है, केमिकल्स होता है कि नहीं? बैटरी में होता है, और उससे हमें क्या मिलता है? विद्युत मिलता है। यानी कि बैटरी के अंदर कहीं ना कहीं रसायनों से क्या बन जाता है? विद्युत बन जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? कैसे रसायनों से विद्युत बना, इसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के पहला भाग में करेंगे। समझ में आया? इस चैप्टर के फर्स्ट भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैसे रसायनों से रासायनिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? कैसे केमिकल्स से विद्युत बनाया जाता है। समझे? कैसे केमिकल्स से विद्युत बनाया जाता है। और इस बात को समझने के लिए हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, या इसी का नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और इस चैप्टर के दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैसे विद्युत का यूज करके
एक रसायन से अन्य तरह के रसायन बनाए जाते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से दो ही बात पढ़ना है। पहला बात पढ़ना है कि कैसे रसायनों से विद्युत मिलता है, जिसका उदाहरण आपको दिख रहा है बैटरी, जिसमें होता रसायन है और उससे मिलता क्या है, विद्युत। कैसे मिलता है वो चैप्टर्स में दिखेगा। और इस चैप्टर के दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे विद्युत धारा का यूज करके एक रसायन से दूसरे रसायन बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनशील। समझ में आ रहा है? तो चैप्टर का परिभाषा क्या था कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन दोनों बातों को पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन। आगे आप लिख सकते हैं, इस अध्याय के अध्ययन के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांट देंगे। पहला भाग में इसको पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। यहां तक में कोई सवाल है? क्लियर है पूरा? भौतिक रसायन की जिस शाखा में हम लोग इन दोनों बातों के बारे में पढ़ेंगे उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत रसायन। ठीक है? तो ये तो चैप्टर्स में दिखेगा ही, लेकिन इन बातों को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज पढ़ना पड़ेगा। बेसिक बातें कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या बेसिक पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इसका हिंदी है विद्युत अपघटस्य। विद्युत अपघटस्य, या इसको आप लोग बोल सकते हैं अपघटस्य भी, केवल अपघटस्य या केवल अपघट्य भी बोल सकते हैं। यानी कहीं कहीं किसी किसी बुक में अपघटस्य लिखा रहता है और किसी किसी बुक में अपघट्य लिखा रहता है। दोनों शब्द सेम है। तो जरा देखिएगा इसका क्या मतलब है। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसे विद्युत धारा या जल का प्रयोग करके आयनों में तोड़ा जा सके उसे हम लोग विद्युत अपघटस्य कहेंगे। उसे हम लोग विद्युत अपघटस्य कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक है NaCl, एक है हीरा। क्या हम लोग हीरा को अपघटस्य कह सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि यदि हम हीरा में जल डालेंगे या हीरा से हम विद्युत धारा प्रवाहित कराने की कोशिश करेंगे, वैसे होता नहीं है, तो ये आयनों में नहीं टूटेगा। पर इसको यदि हम जल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूटकर Na+ और Cl- हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, जो पदार्थ जल में डाल देने पर या जिस पदार्थ के अंदर से हम विद्युत धारा गुजारें या उसको जल में डाल दें, तो ऐसा करने पे जो पदार्थ टूटकर आयन का निर्माण करे वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटस्य बोलते हैं। कोई दिक्कत? जो पदार्थ टूटकर आयन का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटस्य। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि चैप्टर्स में यूज होगा, इस सबको आप ध्यान दीजिए। अपघटस्य में आप आगे लिख सकते हैं, यह दो प्रकार के होता है। अपघटस्य कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक प्रबल विद्युत
अपघटस्य और दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघटस्य। ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझाएं कि NaCl को अपघटस्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको यदि हम जल में डालें या विद्युत धारा इससे गुजारने की कोशिश करें तो यह टूट कर क्या हो जाएगा? आयन बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि हम NaCl के 100 अणु लिए। कितना अणु लिए? 100, और उसको हम लोग जल में डाल दिए। तो 100 में से 100 का 100 NaCl टूटकर ऐसा बन जाए, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अब NaCl के बारे में आपको पहले से कुछ पता है वो अलग बात है, पर आप ये मानकर चलिए ये कोई अज्ञात पदार्थ है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वो कितना % टूटता है नॉर्मली। मैंने इस टाइप का कोई पदार्थ लिया और वो टूटकर आयन बना रहा है, तो हम जितना लिए उसके सब के सब अणु टूट जाएं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। मान लो यदि ये 100 में से 50 अणु टूटकर आयन बना दे, तो हम क्या बोलेंगे? 50% टूटा। कितना टूटा? 50%। और जितना परसेंट टूटता है कोई भी सब्सटेंस जितना परसेंट टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कोई सब्सटेंस 100% टूटता है तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 100% है, जो कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में भी पीछे पढ़े हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो मान लीजिए कि इस 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा बराबर 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सब्सटेंस लिए हैं वो सामान्य स्थितियों में जितना भी हम ले रहे हैं उसका 50% मॉलिक्यूल्स टूट कर क्या बना देगा? आयन बना देगा। मान लो ये सब के सब टूट जाए तो अल्फा बराबर क्या? 100%। अल्फा बराबर बहुत ज़्यादा टूट रहा है 95%, बहुत कम टूट रहा है 5%। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब अभी तक हम आपको क्या सिखाएं? जो सब्सटेंस टूटेगा जल डालने पर या विद्युत धारा डालने पर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपघटस्य। पर वो टूटेगा कितना? तो टूट 100% भी सकता है, टूट बहुत कम % भी सकता है। तो यदि वो ज्यादा % टूटेगा, एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए अल्फा बराबर 50% 60% भी ले लेते हैं, परंतु प्रैक्टिकली जो पदार्थ हमें दिखते हैं वे पदार्थ या तो बहुत ज्यादा टूटने वाले होते हैं या तो बहुत कम टूटने वाले होते हैं। मतलब यदि हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकली देखें तो हमें मिलेगा कि ज्यादातर सब्सटेंस या तो 90% से ज्यादा टूटेंगे या तो 10% से कम टूटेंगे। समझ में आ रहा है? जो टूटते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटस्य। पर क्या सबके सब बराबर रूप से टूटते हैं? नहीं, कोई बहुत ज्यादा टूटता है और कोई बहुत कम टूटता है। जो बहुत ज्यादा टूटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल वैद्युत अपघटस्य। जो बहुत ज्यादा टूटेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल वैद्युत अपघटस्य। और जो बहुत कम टूटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघटस्य। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो हम लिखते हैं अभी, यह बहुत
अधिक वियोजित होता है, और इधर यह बहुत कम वियोजित होता है। अच्छा, जो ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा आयन का निर्माण करेगा, तो इधर लिखिएगा यह अधिक आयन का निर्माण करता है। और इधर क्या लिखना है? यह कम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसके लिए अल्फा बराबर क्या होगा? लगभग 100%। जो प्रबल वैद्युत अपघटन से होते हैं वो बहुत ज़्यादा, लगभग 100% टूट जाते हैं। और इसके लिए अल्फा बराबर क्या होगा? लेस देन 10%, 10% से भी कम टूटेगा ये। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टूड है? अब इसके बाद उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है। देखो, यदि कोई अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो, जैसे अम्ल का काम क्या है? नॉर्मली अम्ल का काम है टूटकर अपने अंदर से H+ निकालना। यदि कोई अच्छा एसिड होगा तो वो अपने अंदर से ज़्यादा H+ निकालेगा, वो ज़्यादा टूटेगा, और जो ज़्यादा टूटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल वैद्युत अपघटन। तो जो प्रबल एसिड है वो प्रबल वैद्युत अपघटन, जो दुर्बल अम्ल है, समझ रहे हैं? यदि हम अम्ल की बात करें, अम्ल दुर्बल साइड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है अम्ल में, वो है कार्बोक्जिलिक एसिड। वैसे 11th के क्लास में हम आपको बताए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको यदि याद हो तो, जिस भी एसिड में हाइड्रोजन बंधन रहता है वो नॉर्मली दुर्बल एसिड होता है। पर ज़्यादा डीप में आप नहीं जाइए, इसको याद रखिए। ये जो COOH लगा हुआ एसिड है, जैसे CH3COOH, C6H5COOH, तो ये सब जो एसिड हैं, ये एसिड आपको कहीं कोई क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको क्या समझना होगा कि क्वेश्चन में जो पदार्थ लिया गया है ये दुर्बल वैद्युत अपघटन से है। इसको पहचान लेने से फायदा क्या होगा वो तो आपको चैप्टर में दिखेगा। जैसे जो पदार्थ दिया हुआ है आप पहचान लिए कि ये दुर्बल अपघटन से है, तो पहचानने से क्या फायदा होगा ये आपको चैप्टर में दिखेगा। इतना पता चल जाएगा कि अल्फा बहुत कम है, और अल्फा बहुत कम है तो इससे क्या फायदा होगा आप देखेंगे चैप्टर में। वैसे HCN भी एक दुर्बल अम्ल है, पर आप उतना मत जाइए, केवल एक को याद रखिए। इनऑर्गेनिक के जितने भी एसिड हैं, H2SO4, HNO3, HClO4, या जो भी जितने भी एसिड हैं इनऑर्गेनिक वाले, सबके सब क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघटन से। देखो, दुर्बल में जो पॉपुलर है उसको हम लिख रहे हैं, और जो उधर नहीं लिखा रहेगा, जो आपको नहीं याद रहेगा, उसको क्या समझना है? प्रबल वैद्युत अपघटन। ठीक है,
यदि हम बात करें क्षार का, यदि हम बात करें क्षार का, तो क्षार में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक ही आप केवल याद कीजिए, NH4OH। इधर जितने भी मेटल के क्षार हैं, NaOH, CaOH के होल 2, MgOH के होल 2, धातु के जितने भी क्षार हैं सबके सब प्रबल हैं। ज्यादा क्षार क्या करता है, टूट कर OH निकालता है, पर क्षार हो या अम्ल हो, टूट कर वो अलग अलग तरह के आयन निकाल रहे हैं, पर जो टूटते हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, अपघटस्य। तो अपघटस्य हम अम्ल को भी बोलेंगे, क्षार को भी बोलेंगे। ये क्षार जो है ये दुर्बल अपघटस्य है, इसको आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत? और यदि हम बात करें लवण का, यदि हम बात करें लवण का, तो मात्र 5 लवण आपको ध्यान में रखने हैं, Pb का, Ba का और फिर AgCl। Pb का जो क्लोराइड है या सल्फेट है, Pb का क्लोराइड सल्फेट, Ba का क्लोराइड सल्फेट और AgCl, ये 5 लवण वैसे हैं जो दुर्बल लवण हैं। ये नॉर्मली लवण बहुत टूटते हैं, पर ये लवण वैसे हैं जो जल में बहुत ज़्यादा टूटता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टूटने वाले, बहुत ज़्यादा घुलने वाले लवण नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी जितना भी लवण होता है जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या है, बहुत अधिक घुलने वाले लवण हैं। तो जरा हम फिर से एक बार बोलते हैं बातों को। हम आपको क्या सिखाएं, सबसे पहले अपघटस, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। हम आपको क्या सिखाएं, अपघटस। अपघटस किसे कहते हैं, जो टूटता है जल डालने पर या विद्युत धारा डालने पर। अपघटस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, प्रबल दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघटस किसे कहेंगे, जो ज्यादा टूटेगा। दुर्बल, जो कम टूटेगा। जो ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा आयन का निर्माण करेगा, जो कम टूटेगा वो कम आयन। जो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा परसेंटेज टूट रहा है, मतलब अल्फा बराबर ज्यादा, लगभग 100%। और जो कम टूट रहा है उसका अल्फा बराबर बहुत कम परसेंट, 10% से भी कम। एग्जाम्पल्स को आप याद रखिए, जैसे एसिड में एकमात्र पॉपुलर जिसका यूज होगा, क्षार में एकमात्र पॉपुलर जिसका यूज होगा, और लवण में 3, 4, 5 हैं। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो इसे उतार लीजिए। चलिए आगे देखिए, कुछ और बेसिक बातें जो कि आपको जानना जरूरी है। कंडक्टर, चालक। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम डिफिनीशंस लिखवा रहे हैं, हमसे ये नहीं पूछेगा हमारे केमिस्ट्री विषय में कि चालक क्या है। हम केवल इतना जानेंगे जिससे हमें थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाए, इसका यूज करना। आप लिख लो, वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे। वैसा रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, उसे चालक कहा जाता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम लोग विद्युत धारा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यदि हम लोग ताप के संदर्भ में बात करते तो होता वैसा रासायनिक पदार्थ जिससे ताप प्रवाहित हो सके, वो ताप का चालक होता। पर विद्युत धारा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिस भी पदार्थ से थोड़ा या ज्यादा विद्युत धारा पार हो सके, उस पदार्थ को हम लोग चालक कह सकते हैं, है ना जी। जिस भी पदार्थ में विद्युत धारा गुजरेगा उसको हम लोग चालक कहेंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यह 2 प्रकार के होता है। यह 2 प्रकार के होता है। एक तरफ
धातुई चालक और दूसरी तरफ आयनिक चालक। समझिएगा इस बात को, पहले समझ लीजिए फिर दोनों में हम लोग अंतर लिख लेंगे। एक चालक वो है जिसको आप सब लोग जानते होंगे, जैसे धातु का रड हो गया, धातु का तार हो गया, ये सब चालक है ना जी। तो धातु से जो चालक बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुई चालक। धातु से जो बना हुआ चालक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुई चालक। लेकिन जो अभी अभी हमने अपघटन से पढ़ाया, मान लीजिए जल है और जल में कोई अपघटन को हम घोल दे, जैसे NaCl को घोल दे, तो ये जो विलयन बनता है ना, ये विलयन भी चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। जब हम लोग अपघटन को, किसको? अपघटन को, ये क्या है आपको बताया गया है, जो टूटे जल में जाने के बाद। तो जब हम लोग अपघटन को पिघलाते हैं या जल में घोल देते हैं तो जो द्रव का निर्माण होता है वो द्रव भी चालक का एक तरह व्यवहार करता है। इसलिए हम लोग अपघटन को आयनिक चालक कहते हैं। आयनिक चालक किसको कहेंगे? अपघटन को। जैसे NaCl, ये क्या है? आयनिक चालक है। क्या इससे विद्युत धारा गुजरेगा? नहीं, ये आयनिक चालक है, लेकिन इससे ऐसे विद्युत धारा नहीं गुजरेगा। इससे विद्युत धारा तब गुजरेगा जब या तो हम इसको पिघलाएं या हम इसको जल में घोलें। माने आयनिक चालक किसको कहते हैं? अपघटन को। क्या उसमें से विद्युत धारा गुजरता है? नहीं, वैसे नहीं गुजरता है। कब गुजरता है? जब हम लोग उसको पिघला दें या उसको जल में डाल दें, तब उससे विद्युत धारा गुजरेगा। ठीक है? तो हम दोनों में अंतर लिखवा रहे हैं और फिर आगे का बात आपको समझाएंगे। धातुई चालक और आयनिक चालक। पहला पॉइंट लिखिए, धातु से बने हुए चालक को धातुई चालक कहते हैं। धातु से बने हुए चालक को धातुई चालक कहते हैं। और इधर अपघटन को आयनिक चालक कहा जाता है। ये बात हम आपको समझा दिए हैं। धातुई चालक किसको कहा जाता है? धातु से बने हुए चालक, और आयनिक चालक अपघटन को। यहाँ तक तो समझा है। इसमें लिखिए, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इधर लिखना है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयन के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयन के कारण होता है। इसको समझ लीजिए। धातु में क्या होता है? धातु में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है आप सब जानते होंगे। धातु परमाणु से बना होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन हम आपको समझाने लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बस केवल ऐसे ही कह दे रहे हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, उतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस वाले भाग को, धातुई चालक को, हमको लेना भी नहीं है। हमें हमारे इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से काम है आयनिक चालक से। इसको आप फिजिक्स में देख लीजिएगा। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप पढ़े होंगे डीप में। माने कहीं ना कहीं इसमें विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो दो धातु के इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस, इसके बीच में जल है और जल में घोला हुआ है Na+।
तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इसके अंदर जो Na+ है और Cl- है इसके कारण होगा। अब इसके कारण कैसे होगा, कौन इनमें से कौन कैथोड है, कौन एनोड है, कौन सा आयन कहाँ जाएगा, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। पर मोटा मोटी बात यह है कि धातुई चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और आयनिक चालक में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद इधर लिखिए, विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान, विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इधर लिखिए, विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए ये तो आपको प्रैक्टिकली दिखता है। जैसे मान लो एक रड है और इस रड से हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएं, लोहा का रड है, तो क्या वो रड लोहा है तो फिर सोना बन जाता है? नहीं। क्या वो पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, हल्का हो जाता है? मतलब कि हम लोग रड में से विद्युत धारा को गुजारेंगे तो क्या इसमें कोई चेंजिंग आता है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आता है। विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग धातुई चालक से कराते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। पर यहाँ विद्युत धारा कैसे प्रवाह होता है का मैकेनिज्म तो हम लोग चैप्टर में दिखेंगे, पर दिखेगा आपको कि यहाँ जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये जो आयन्स अभी जो Na+ Cl- है ये चेंज होके कुछ और बन जाएंगे। अब क्या बन जाएंगे, क्यों बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे वो तो चैप्टर में दिखेगा। पर अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि धातुई चालक में जब धारा का प्रवाह होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पर यहाँ जब धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ पे जो पदार्थ हैं उनमें चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम पालन नहीं होता है। इधर लिखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम पालन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत आप बोलेंगे नीचे वाला पॉइंट नहीं समझा है, तो नीचे वाला पॉइंट हम तब समझाएंगे जब चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। जब फिर इस हेडिंग को आप पढ़िएगा तो आपको लास्ट पॉइंट समझा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? प्रतिरोध, प्रतिरोध है आप प्रतिरोधक, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। प्रतिरोधक ये नाउन हो गया, ये पदार्थ का नाम है, और ये गुण का नाम है प्रतिरोध। रेसिस्टेंस आर। लिखिए, किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। उसे प्रतिरोध कहा जाता है। देखो, प्रतिरोध का है तो प्रतिरोध एक गुण है, जैसे आदमी के गुण होता है, कई तरह के गुण होता है आदमी के अंदर, लड़े के गुण या आओ कौन गुण। वैसे ही कोई पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर यदि धारा जा रहा है तो जा भी रहा है, एगो गुण है जिसके कारण वो जा रहा है,
और एगो है कि उसको जाने में दिक्कत हो रहा है। तो आखिर जिस कारण से जिस माने दिक्कत पहुंचावे के जो गुण हुआ पदार्थ के, विद्युत धारा के प्रवाह में परेशानी पहुंचाने का जो गुण हुआ किसी भी पदार्थ का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध। माने यदि प्रतिरोध ज़्यादा है मतलब धारा को गुजरने में परेशानी ज़्यादा हो रहा है, और यदि परेशानी ज़्यादा होगा तो क्या धारा ज़्यादा गुजरेगा? नहीं, कम गुजरेगा। ठीक है, माने प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा क्या होगा? कम गुजरेगा। कोई दिक्कत? इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका इकाई ओम होता है। सिंबल इस तरह से लिखते हैं, इसका इकाई ओम होता है। इसका इकाई ओम होता है। इसका इकाई ओम होता है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, या फिर लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि हमें केवल समझना है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा चालक है, हम धातुई चालक लेकर समझा रहे हैं। मान लो ऐसा एक रड है। देखो, धारा को आप पानी की तरह समझ सकते हैं और चालक को आप पाइप के तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि पानी को इसमें गुजरना है तो पाइप जितने ज़्यादा मोटा होगा उतना परेशानी कम होगा, क्योंकि मोटा रहेगा, फैल रहेगा तो पानी ज़्यादा जाएगा। अच्छा, परेशानी को आप क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध। तो परेशानी ज़्यादा कब होगा? देखो ऐसे मान लो बटा दे दिए, बटा के ऊपर मैंने समानुपाती, यानी कि यहाँ वाला बढ़ेगा तो यहाँ वाला भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई बढ़ने पे बढ़ेगा। जैसे मान लो इस रास्ता से गुजरना है तो रास्ता जितने लंबा रहेगा परेशानी उतना ज़्यादा रहेगा, और रास्ता जितना फैल रहेगा, जैसे इसको आप लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए से दिखाएंगे। आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा ए का। कैसे आप समझ सकते हैं? आप पहले से जानते हैं। लंबाई यदि ज़्यादा होगा तो धारा को गुजरने में परेशानी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? लंबाई ज़्यादा तो परेशानी ज़्यादा, परेशानी को ही तो आप प्रतिरोध कह रहे हैं, यानी कि लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा। समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती। और मोटाई यदि ज़्यादा तो परेशानी कम, मोटाई ज़्यादा परेशानी कम। सीधा बात की उल्टा बात? उल्टा बात, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों के यदि आप मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? आर समानुपाती L/A। बराबर के चिन्ह देने पे एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है, जो नियतांक आता है, उसको रो लिखते हैं, रो L/A। रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ तक पहले आप उतारिए, यहाँ तक उतारिए।